हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज इस कक्षा में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे मुगलों का भारत पर आक्रमण। हमने देखा किस तरह अकबर आया। अकबर से पहले बाबर ने इस वंश की नींव रखी भारत में, ठीक है। हुमायूं का शासन कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि वह खुद ही उजड़ गया था। उजड़ गया से तात्पर्य है कि शेर शाह सूरी ने उसे दिल्ली की सल्तनत से अपदस्थ कर दिया था, लेकिन बाद में वो अपनी सत्ता को पाने में समर्थ रहा। इसके बाद अकबर आया। अकबर की नीति धर्म सहिष्णु थी। उसने बहुत से हिंदू राजाओं को अपने पास रखा, लेकिन कोई जबरदस्ती धर्मांतरण या लोगों के साथ कोई बुरा व्यवहार, इस तरह की बातें उसके सामने नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी, औरंगजेब आया। औरंगजेब बड़ा ही धर्म असहिष्णु था, यानी कि कुछ उसकी सहन शक्ति नहीं थी। 50 वर्ष का शासन था। राजपूतों के साथ संबंध उसके कुछ ठीक नहीं रहे, इसलिए हमेशा ही बगावत होने के चांस बने रहते थे। अब इसके बाद अपने बच्चों बात की दक्षिण की। दक्षिण में बात की शिवाजी। शिवाजी ने किस तरह मराठा साम्राज्य की स्थापना की, किस तरह एक सच्चे सैनिक की भांति मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव ललायित रहा। अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या है, हिंदू स्वराज्य की बात। हिंदू स्वराज्य की बात हमेशा शिवाजी किया करते थे। अब बच्चों, हिंदू स्वराज्य का क्या तात्पर्य है? देखिए 1645 में, सन 1645 में शिवाजी महाराज ने दादा नरसर प्रभु को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी मतलब एक पत्र लिखा था। उस समय को कागज तो ऐसा था नहीं कि आज जैसी चिट्ठियां होंगी। तो उस पत्र में उन्होंने हिंदू स्वराज्य के बारे में बात की थी। इससे हमें पता लगता है कि वो हिंदू स्वराज्य बनाने के लिए पूरे देश में तत्पर थे। देखिए उस समय दो प्रकार के कर थे जो कि हिंदू साम्राज्य में लिए जाते थे, या हिंदू धारणाओं के अनुसार वो कर लेना उचित था। वो कौन कौन से थे? एक तो था चौथ, और दूसरा था सरदेशमुखी कर, यानी चौथ और सरदेशमुखी कर। अगर ये दोनों कर किसी तरह से इनके राज्यों में लागू हो जाते तो इस बात की अपार संभावना थी कि ये कभी ना कभी हिंदू स्वराज्य बनाने में सफल हो जाते, ठीक है ना। और इसी के लिए ये गए थे उत्तरी भारत की ओर। उत्तरी भारत, देखिए दक्षिण और उत्तर में हमेशा नर्मदा नदी एक डिवाइडर की भांति काम करती रही है, एक बॉर्डर की तरह काम करती रही है। तो इसी संदर्भ में जो शिवाजी महाराज थे वो उत्तर की तरफ गए, कह दो कि मुगलों से बातचीत करने के लिए, या मुगल उनको ले गए, या उनके कुछ लोग उनको ले गए। जाना शिवाजी भी चाहते थे, क्योंकि मुगलों ने कुछ ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि उन्हें राज दरबार में पेश होना ही होगा। अपनी मर्जी से गए। उत्तर की राजनीति, वहां की सामरिक स्थितियों का अध्ययन करना चाहते थे, ताकि भविष्य में उन पर कब्जा कर सके और एक हिंदू स्वराज्य की स्थापना कर सके। काफी मेलजोल बढ़ाया, और आने वाले समय में ये बहुत से लोगों की प्रेरणा भी बने। 1895 की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इनका एक शिवाजी महोत्सव भी बनाया। ओके बच्चों, क्लियर है सब ये? अब बच्चों इनके बाद आए पेशवा। पेशवा जिनकी बातें आपने बहुत सुनी होंगी टीवी में वगैरह वगैरह जगह पर। तो हम बात करेंगे आज पेशवा की। पेशवा का जो समय काल था वो 1713 से लेकर और 1740 तक था। देखिए वैसे तो ये थे प्रधानमंत्री शिवाजी महाराज के समय में, लेकिन जैसे शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, अगर इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने तब तक छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वहां की व्यवस्थाएं कुछ अव्यवस्थित हो गई। वहां का राजनीतिक ढांचा कुछ गड़बड़ाने लगा, डगमगाने लगा। उसके कारण अब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस साम्राज्य को या इस राज्य को कंधा दे सके। तो कौन आया? उस समय आए बालाजी विश्वनाथ, जो वहां के प्रधानमंत्री थे। बालाजी विश्वनाथ।
7 साल तक इन्होंने उन गद्दी को संभाला। शिवाजी इनके अग्रदूत थे जो इस मराठा राज्य को स्थापित करके गए थे, और इनकी नियुक्ति की या इस नियुक्ति में जो सहायता की वो थी शाहू। शाहू भी कह देते हैं कुछ लोग, साहू भी कह देते हैं, ठीक है ना। इन्हीं की मदद से 1713 में इन्होंने इस गद्दी को प्राप्त किया। अगर उस समय के तत्कालीन समय के दिल्ली के हालातों की बात करें तो उस समय कहने को एक राज्य राजा था या बादशाह सुल्तान था फर्रुखशियर, लेकिन वास्तव में जो दिल्ली पर कंट्रोल था वो था सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु दिल्ली। सैयद बंधु, सैयद भाई साहब, ये दो भाई साहब थे, एक तो थे अब्दुल्ला खां और दूसरा हुसैन अली। देखिए बच्चों, इन्होंने ही हमेशा बादशाह उस समय तक, क्योंकि औरंगजेब के बाद ना जो मुगल साम्राज्य था वो विघटित होने लगा था, उसमें वो पहले जैसी जान नहीं रही थी। हाँ, कहने को बड़ा साम्राज्य था तो इनकी चल रही थी, इनके अधीन कुछ राजा थे, लेकिन फिर भी अगर मूल शक्ति की बात करें तो इन्हीं के पास थी। ये वहां के कुछ अमीर में गिने जाते थे। इन्होंने एक मुगल को राजा बनाया, उसका नाम था फर्रुख शियर, जो कि उस समय जो मुगल वंश था बाबर का वंश, उसी के वंशज थे, ठीक है। ये बन गया, लेकिन ये बनते ही ना इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, इन सैयद बंधुओं के खिलाफ। इन सैयद बंधुओं को ये थोड़ा सा कम रास आया। अब अगर अपने बात करें दक्षिण की, दक्षिण में क्या चल रहा है इस समय? इस समय मीर बख्शी हुसैन अली और शाहू, इन दोनों ने मिलकर 1719 में एक संधि की है, क्योंकि उस समय दक्षिण में मीर बख्शी हुसैन अली थे, ठीक है ना। मीर बख्शी और मीर बख्शी थे दक्षिण के, और ये हुसैन अली प्लस हुसैन अली, ये थे मुगलों की तरफ से। और इन्होंने संधि किनसे की थी? संधि की थी इन्होंने शाहू से। शाहू भी कह देते हैं, साहू भी। और संधि का समय था 1719 संधि। ओके बच्चों, इस संधि में कुछ बातों को स्वीकार किया गया, जैसे मुगलों को वो प्रदेश शाहू को वापस लौटाने होंगे जो किसी समय में शिवाजी स्वराज का हिस्सा थे। यानी कि जो संधि का पहला नियम, प्रदेश कौन से? शिवाजी स्वराज वाले। दूसरा कि खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक, इन पर अब मराठाओं का अधिकार होगा। खानदेश, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। इसके बाद बरार उठता है ना, बरार, इन पर अब मराठाओं का अधिकार होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रदेशों में कि जो मराठा है वो अब दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलेंगे। यानी कि साउथ के 6 स्टेट में क्या करेंगे? चौथ प्लस एक कौन सा था? सरदेशमुखी कर वसूलेंगे। और इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में मराठा शाही परिवार को या शाही सेना को अपनी तरफ से 15,000 सैनिक भेजेंगे। इस तरह की संधि होगी, ठीक है। अभी शाही सेवा में चले जाएंगे। चौथा और अंतिम कि शाहू की माता थी उस समय यशुबाई, जो शाहू थे ना, इनकी माता थी यशुबाई, और इनकी पत्नी भी थी, ठीक है। उन सभी को दिल्ली में नजरबंद कर रखा था सुल्तान ने या बादशाह ने। इन्होंने संधि की कि राज परिवार के सभी सदस्यों, पत्नी और माता को सम्मान पूर्वक वहां से छोड़ा जाएगा और दक्षिण में भेजा जाएगा। तो ठीक है, इस बात को स्वीकार कर लिया गया। अब संधि हो गई। संधि को पुगाने के लिए या उसको पूरा करने के लिए कुछ काम हुए, इसे कहेंगे अपने हुसैन अली की संधि, ठीक है।
अब बच्चों ये बात होगी। अब इस संधि को पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। थोड़ा सा अपने रिपीट करें कि मराठा में उस समय कौन थे? बाजीराव के पिताजी कौन? विश्वनाथ बालाजी और शाहू। और उत्तर में थे अब सैयद बंधु। सैयद बंधुओं के कुछ गुलाम या उनके कुछ रहनुमार जो उनके नीचे शासन कर रहे हैं, ये सब, ठीक है ना। अब बच्चों इस संधि के बाद क्या हुआ कि बालाजी, विश्वनाथ और खांडे राव दमारे इस संधि को पूरा करने के लिए उत्तर दिशा में गए। कौन कौन? बालाजी, विश्वनाथ और इनके साथ गए थे खांडे राव धमारे। ओके बच्चों, अपने 15,000 सैनिकों को लेकर ये उत्तर में गए मुगलों के पास, उनको ये सेना देने के लिए, इस सेना का नेतृत्व करने के लिए। उस समय तक जो फर्रुखशियर था कुछ ज्यादा ही चालें चल रहा था, तो सैयद बंधुओं ने भी अपना पक्ष खेल लिया और फर्रुखशियर की जगह रफी उद दरताज को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। रफी उद दरजात अब ये बन गया है वहां का सुल्तान, दिल्ली का या बादशाह। ओके, इस सुल्तान को कोई दिक्कत नहीं इस संधि से। क्यों दिक्कत होगी? भी बड़ा बड़ा साम्राज्य मिल गया इसको दोनों भाइयों की बदौलत, ठीक है ना। तो अपने बालाजी विश्वनाथ की उपलब्धि मानेंगे कि उनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा गया, ठीक है ना। अब द्वितीय संस्थापक क्यों? पहला कौन थे? पहले थे छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा के संस्थापक। बालाजी विश्वनाथ के बाद इनका पुत्र आया, इनकी मृत्यु के बाद वो बना, उसका नाम था बाजीराव। बाजीराव सुना होगा आपने ना। बाजीराव सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में शासक बना था 1720 में, और 1740 तक रहा। अब जानते हैं इसके बारे में भी। शाहू ने इसको समर्थन कर दिया भी हाँ ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। शाहू का समर्थन। अब बच्चों नर्मदा नदी जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांट रही थी, उसको पार करके 1724 के साल में मालवा पर कब्जा कर लिया गया। मालवा आज के मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग कुछ कुछ, यानी कि 1724 में जीता इन्होंने मालवा। भाई जो बाजीराव थे ना, ये काफी महत्वाकांक्षी थे, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपनी प्रभुता को बढ़ाना चाहते थे, ताकि बेहतरीन और स्थायी साम्राज्य को स्थापित किया जा सके। अब बच्चों जयपुर या कहीं की आमेर के स्वाई जय सिंह थे वो, हालांकि शाही सेना के या शाही फरमानों के अधीन थे, लेकिन बावजूद इनसे, इनके विचारों से प्रेरित थे, इनको अच्छा मानते थे, दोनों की मित्रता हो गई, जाहिर सी बात है। इसके बाद दक्षिण में निजाम उल मुल्क थे, दक्षिण में थे निजाम उल मुल्क, इन्हें अपने शॉर्ट में निजाम भी कहेंगे। तो निजाम की बात, निजाम जो थे वो अपने आप को सरदार मानते थे दक्षिण के, और इनकी शत्रुता हो गई बाजीराव से। अब बाजीराव से शत्रुता हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, टकराव तय है। 1719 का साल, और शाहू जो थे, शाहू को टक्कर दी संभाजी ने। कैसे टक्कर दी? कि इस निजाम ने, निजाम उल मुल्क ने शाहू की जगह संभाजी, जो इनका विरोधी था, किनका? शाहू का विरोधी था संभाजी को मराठा का सरदार घोषित कर दिया अपनी तरफ से। किसने किया? निजाम ने 1719 में। किसको? संभाजी। किसकी जगह पर? शाहू की जगह पर। अभी बाजीराव के खास है शाहू। बाजीराव कैसे बर्दाश्त करे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, संघर्ष हुआ,
और इसके बाद मार्च 1728 के साल में सालखेड़ा औरंगाबाद में दोनों की युद्ध हुई। युद्ध जैसी स्थिति बन गई। बाजीराव का पक्ष जाहिर सी तौर है भारी था और इस समय औरंगाबाद के पास सालखेड़ा गांव में मुंगी शिवगांव की संधि हुई। यानी कि मार्च 1728 औरंगाबाद के पास में संधि हुई थी मुंगी शिवगांव की। ठीक है, मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी और ये हुई थी औरंगाबाद के पास पालखेड़ा नाम की जगह पर। ठीक है बच्चों, अभी संधि हो चुकी है। इसके तहत क्या कुछ हुआ? इसके तहत पेशवा और निजाम में कुछ खास बातें निर्धारित की गई, जैसे कि संभाजी की जगह अब हमेशा शाहू ही वहां के सरदार रहेंगे और जो जीते गए प्रदेश हैं किनके द्वारा? मराठों के द्वारा, और वो वापस किए जाएंगे उनको। साथ ही साथ कुछ मराठा सैनिक भी हैं जो कि निजाम ने गुलाम बना लिए हैं या उनको कैद कर लिया गया, उनको भी छोड़ा जाएगा। और 1792 का साल 1732 का होगा बच्चों, 1732 का साल, और बाजीराव ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी अब निजाम पर हमला नहीं करूंगा, क्योंकि अब इसने मेरी संधि की बातें मान ली। ठीक है ना। 1728 का साल बाजीराव ने मुगलों के मालवा और बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया। 1728 मालवा और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आ गया यूपी में और मालवा है एमपी में। ठीक है ना। इसके बाद मार्च 1727 का साल, अवध के सूबेदार थे सादत खान। सादत खान ने क्या किया कि मराठा सेनापति थे मल्हार राव होलकर, इनको पराजित कर दिया। किन्होंने? अवध के सूबेदार सादत खान। किसको पराजित किया? मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर। और किस सन में पराजित किया? मार्च 1733। अब इसके बाद अपने डींगे हाँकने के लिए चला गया, चंबल पार करके, माफ कीजिए, दिल्ली पहुंच गया और कह दिया कि चंबल पार तक सब मेरा ही शासन है। इस बात का पता लगते ही बाजीराव अपनी सेना सहित पहुंच गया दिल्ली। 14 दिन का सफर था और सिर्फ 2 दिन में तय किया। क्यों? क्योंकि उस सूबेदार को, सादत खान को बता सके भी पंगा किससे लिया है। मुगल बादशाह एक बार इस बात से घबरा गए, पता लग गया था बाजीराव आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। कह दिया कि हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि हम जिंदा हैं। बात बदल गई थी। चलो जो भी हो, 17 जनवरी 1738 इस समय निजाम के साथ इनकी संधि हुई। उस संधि को कहेंगे दुराहा सराय की संधि। जनवरी कुछ होता क्या है कि दोराहा क्या होता है? दोराहा होता है जहां पर 2 नदियां मिले। नदी के पास बैठ कर संधि की होगी, इसलिए इस बता दिया। इसके तहत क्या हुआ कि निजाम के साथ संधि हुई थी। निजाम के साथ संधि हुई तो मालवा को और नर्मदा को क्षेत्रों को अब मराठा ने अपने अधिकृत कर लिया। 1747 मालवा के जो सुल्तान थे उनकी जगह निजाम उल मुल्क द्वितीय की जगह उनका पुत्र नासिर जंग वहां का सुल्तान बना। ठीक है ना। 1740 में बना नासिर जंग। अब नया सुल्तान है, पिता की बातों का पता नहीं है, तो
इसके साथ एक और संधि कर ली गई, उस संधि का नाम लिखा गया मुंगी शिवगांग की संधि। मुंगी शिवगांग की संधि। इस तरह से संधियां होती रही। इस तरह से हांडिया और खरगांव दो जगहों को अब मराठा ने फिर से सम्मिलित कर लिया, यानी कि मराठाओं का दबदबा अब हर जगह हो चुका था। लेकिन अचानक एक दिन 5 मई 1740 का दिन, नर्मदा नदी का तट और रावर नाम की जगह, 5 मई 1740, सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में रावर में बाजीराव का निधन हो गया। आकस्मिक निधन, कुछ भी बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन निधन हो गया। इस तरह से भारत से एक महान वीर योद्धाओं का निधन हो गया। अब आज बच्चों अपने इसके कुछ ना प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। हम प्रयास करेंगे जानने का कि किस तरह से प्रश्न उत्तर लिखे जाएं। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्न है एक कि राम प्रसाद ये कौन था? राम प्रसाद बेसिकली था महाराणा प्रताप का एक हाथी, जो कि अत्यधिक प्रशिक्षित था और उसको अकबर हथियाना चाहता था। इस तरह के कुछ उल्लेख हमें मिले हैं। अगला प्रश्न बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा ये, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1301 का साल था, बिल्कुल। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण था रणथंभौर पर, उसका कारण क्या था? उसका कारण था पद्मिनी को प्राप्त करना, अकॉर्डिंग टू मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सांगा, कुंभा, प्रताप और चौहान। अगर पूरा नाम लें तो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान। तो बिल्कुल जाहिर है महाराणा कुंभा, तो मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करने वाला। दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? तो दुर्गादास राठौड़ कहाँ का था? मारवाड़ का। तो बिल्कुल है मारवाड़ के लिए संघर्ष करेगा। अब कुछ छोटे से प्रश्न किस तरह से लिखने हैं बच्चों? एक तो अपने हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। पॉइंट बनाने के प्रयास, महत्वपूर्ण चीजों को डब्बे में बंद कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। अगली बात की हमेशा पुस्तकों के नाम, सन, राजाओं के नाम लिखें और उनको अंडरलाइन करें, ताकि एग्जामिनर की निगाह सीधी वहां पर पड़ी जाए। इससे आपको अच्छे नंबर लेने में मदद मिलेगी। प्रताप को समझने के लिए अकबर द्वारा उनको समझाने के लिए अकबर द्वारा किन किन दरबारियों को भेजा गया? तो एक तरीका याद कीजिए, भाम भट्ट, ठीक है ना, कि सबसे पहले भेजा जाएगा जाम भट्ट। लिखकर बताऊंगा आपको मैं बच्चों ये। जाम भट्ट, जा मतलब जलाल खां कोरची, ठीक है। म मतलब मान सिंह, और भ मतलब भारमल, मान सिंह के पिता, और ट मतलब टोडरमल। ये सीक्वेंस था और ये है इसको याद रखने का तरीका, ठीक है ना। भाम भट्ट, जाम भट्ट, मुझे गलत आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का क्या महत्व है? तो विजय स्तंभ है जो वो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक यही है। शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 के साल में पूना, महाराष्ट्र के निकट शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी में।
अब कुछ कहेंगे अकबर और सर यहाँ पर तो मान सिंह थे सेनापति, तो मान सिंह उनके सेनापति के रूप में आए थे, युद्ध तो अकबर और प्रताप के बीच था। महाराष्ट्र के राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नक्शे कदम प्रताप के थे, जो कदम जैसे स्वाधीनता, जैसे संघर्ष, जैसे प्रतिरोध की नीति अकबर के प्रति प्रताप ने अपनाई, वही पहले चंद्रसेन ने अपनाई थी। उन्हीं कृत्यों को उसने लागू किया, इसीलिए। ठीक है। चंपानेर की संधि क्या थी, किस किस के बीच हुई? तो चंपानेर की संधि 1565 में मेवाड़ और गुजरात के बीच हुई थी। अब क्यों हुई थी बच्चों? आपको मालूम है कि युद्धों का कारण था उस समय। ठीक है। महमूद गजनवी को अंतिम भारत अभियान कब और किस शक्ति के विरुद्ध हुआ? अंतिम अभियान देखो जाते हुए किया तो उसने 1027 में जाटों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? सांगा? बिल्कुल भी नहीं, सांगा तो दिल्ली गया ही नहीं। अंतिम सम्राट था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना बच्चों? किसने लाया था उसको? मोहम्मद गौरी ने। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है ना? हमीर देव चौहान की जानकारी में कोई 4 साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताइए। तो देखिए इसके बारे में हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने, हमीर रायन व्यास भांड ने, हमीर रासू जोधराज ने और हमीर बंद अमृत कैलाश ने ये लिखे। किस माफ कीजिए, हिंदू पंथ किस राजस्थानी शासक को कहा जाता है और क्यों? देखिए महाराणा सांगा थे ना, उनको कहा जाता है हिंदू पंथ, क्योंकि इन्होंने हिंदू राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, करना चाहते थे। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? सिवाना। और मेवाड़ की चावंड। ठीक है ना, याद रखिएगा। बिना माफ कीजिए, किस मुस्लिम इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिया? तो ये थे एक तो बंदायूं ने, अबुल फजल भी कह सकते हैं लेकिन बंदायूं थे। कौन सी 2 उपलब्धियां महाराणा कुंभा को महान सिंह गीतज्ञ होने का प्रमाण देती हैं? एक तो उनके पास उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य और दूसरी थी वीणा वाद प्रवीणेन, यानी कि वीणा बजाने में तो दक्ष थे। महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष क्यों कहा जाता है? बच्चों एक आंख तो उनके बचपन में नहीं थी, उनके भाइयों ने तोड़ दी थी तलवार मारकर, और एक बार जब इब्राहिम लोदी से उसका युद्ध हुआ खातौली में, तो उसके तीर लगा, उससे वो तीर उसके घुटने में घुस गया, लंगड़ा हो गया एक पैर से, एक हाथ भी कट गया, इसलिए उसको भग्नावशेष कहते थे। और उसके शरीर पर तीर भालों के लगभग 80 घावों के निशान थे, काफी जख्मी था। अब थोड़े से लघु प्रश्नों की बात करेंगे। भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण क्या थे? सबसे पहले तो जो इस्लाम थे, इस्लामिक लोग थे, वो अपना मजहबी प्रचार कर रहे थे। मजहबी प्रचार मतलब अपने इस्लामियत को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए महत्वाकांक्षी थे, तो टकराव होना स्वाभाविक था। अगला कि जो इस्लामिक खलीफा जगत का मजहबी प्रमुख ही नहीं अपितु राजनीतिक अधिकारी भी था। अब धर्म का प्रचार हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है राजनीति के कारण राज्य का प्रचार भी होगा, इसलिए ये युद्ध होने स्वाभाविक थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण कि भारत की प्रोस्पेरिटी, यहाँ की समृद्धि के लिए सभी आकर्षित थे, ललायत थे, चाहते थे कि भारत पर आए और हमला करें, ये कारण थे। अब जो एक अन्य प्रश्न, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारण क्या थी? देखिए एक तो पृथ्वीराज चौहान की दूरदर्शिता का अभाव था। जब उसको पता लगा कि बार बार गौरी हमला कर रहा है, तो उसने उसका सामना करने की बजाय, यानी कि तैयारी करने की बजाय आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा। आसपास हर राज्य को साथ लेकर चलने की बजाय हर जगह लड़ाइयां कर करके बैर मोल ले रखा था। अपने भाई जयचंद, उसके साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, मौसेरे भाई के साथ। ठीक है ना? और भी कुछ कारण थे, जैसे उसकी दूरदर्शिता का अभाव। ठीक है बच्चों।
आप कैसे कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था? देखिए, सहिष्णु था, इसके लिए हमें कुछ ग्रंथ मिले हैं, जैसे कि ताराचंद्र के ग्रंथ हेम रतन सूरी द्वारा गौरा और बादल 1595 के ग्रंथ हैं। उसमें बताया गया है कि उसकी सेना में किस तरह मुस्लिम शासक थे। इसके अलावा उसने एक उसके लिए बात कही जाती है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि प्रताप था वो धर्म सहिष्णु था। खानवा के युद्ध में प्रताप की पराजय के कारण क्या थे? अगर बिंदुवार चर्चा करें तो पहली बात तो जब उसने दिल्ली पर पहले हमला किया था लोधी के समय, तभी उसको दिल्ली जीत लेनी चाहिए थी ताकि उसकी शक्ति में विस्तार होता। दूसरी बात थी बच्चों की, पहली बार जब बाबर को हराया तो उसने उसको समय दे दिया और बाबर ने उसको अपनी चाल में, संधि की चाल में फंसा दिया। ठीक है, तैयारी थी नहीं, अचानक हमला हो गया। तीसरी बात कि सांगा हमेशा स्वयं युद्ध में जाकर बैठ जाता, बल्कि बाबर युद्ध का बाहर से निरीक्षण करता। ठीक है, इसके कारण अगर मान लो सांगा को चोट लग जाए तो युद्ध को संभालने वाला कौन होगा? बल्कि बाबर था थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ, बाहर से युद्ध करेगा। बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति अपनाई, तीर अंदाज थे उसके पास, बल्कि सांगा जो था वो पारंपरिक हथियारों से और पारंपरिक युद्ध तकनीक से युद्ध लड़ रहा था। बाबर के पास तोपें थी, बाबर हाथियों का सहारा कम ले रहा था। यहाँ उसके पास घुड़सवार थे जो तेज तर्रार थे, नीचे घुस जाते कहीं पर भी। हाथी थे, स्लो चलते थे, इतने तेज तर्रार नहीं थे, और ऊपर बैठे होते योद्धा आसानी से नीचे चल रहे तीर अंदाजों का निशाना बन सकते थे। ये कारण था। और राजपूत जो थे ना, उनकी सेना में तालमेल का भी अभाव था, इसके कारण भी ये कुछ हुआ। ठीक है बच्चों, आज की ये जो कक्षा है अपनी यहीं तक है। अगली कक्षा में अपने कुछ और महत्वपूर्ण बातों में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लूंगा। धन्यवाद।